नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस समय देश भर में अगर कहीं कोई राज्य सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बार पार्टी टूटती है शिवसेना और उसके साथ फडणवीस, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पहले सीएम रहे, अब डिप्टी सीएम के पद पर हैं। शिवसेना टूटती है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। सरकार सब चलने लगती है। लेकिन अब जुलाई के शुरुआत में अजीत पवार अपनी पार्टी तोड़ते हैं, एनसीपी, जिसको कहा जाता है, जिसके पुरोधा हैं शरद पवार। अब आप समझिए, एनसीपी पार्टी टूटी, वो भी जाके बीजेपी से मिली। अब यहां पे समीकरण ये बैठ रहा है और लोगों के जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार शिंदे गुट को और बीजेपी के समर्थन से जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसको अजीत गुट को शामिल करने की क्या इच्छा थी, या कौन सा ऐसा संख्या बल का संकट यहां सामने मंडरा रहा था कि इस ऐसे मौके पर अजीत पवार के गुट को बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाले गुट में शामिल किया गया। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या माजरा है? राजनीति के कई अलग पैतरे होते हैं, लेकिन यहां पे क्या एक ऐसी बात है जिसके लिए इतना बड़ा राजनीतिक चक्र घूम रहा है? अब आपको यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा और इसके बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा पूरे देश में चल रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया था। जिक्र तो छोटा था, लेकिन इसके मायने बड़े गंभीर थे और आज उन सब में चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट हो रही, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में हैं। लेकिन पीएम मोदी के उस भाषण से यह जरूर पता चल गया था कि 2024 का जो होने वाला लोकसभा चुनाव है वो किस करवट जाके बैठने वाला है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरा ड्राफ्ट कर दिया है, पूरा ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का तैयार कर दिया है। मोदी जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने उस ड्राफ्ट के बारे में समझा है, यानी कि ये सारी कवायद चल रही है। आगे आने वाला सेशन मानसून सत्र है, जो कि ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इसी मानसून सेशन में हो सकता है यूसीसी का बिल संसद के पटल में रख दे। और आपको यहां पे बताना बेहद जरूरी है कि ये जो पूरे महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है, इसको राज्य की सियासत से अगर आप जोड़ते हैं, लेकिन राज्य की सियासत से बड़े मायने यहां पर ये भी है, क्योंकि संसद चालू होने वाली है, मानसून सेशन जो है शुरुआत होने वाली है, उसमें बीजेपी के पास में लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है, वहां से इस बिल को पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राज्यसभा में यहां पर बीजेपी को जरूर दिक्कतें हो सकती है। कुछ आंकड़े मैं आपको यहां पे बताता हूं, जिससे आपके लिए यह समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 245। अगर आपको वहां पे बहुमत साबित करना है तो आपके पास होनी चाहिए 123 सीटें, लेकिन बीजेपी के पास में है महज 91 सीटें। तो आखिरकार आगे के जो ये नंबर गैपिंग है, इसको बीजेपी कैसे फुलफिल करेगी? देखिए, एनसीपी के पास में है 4 सांसद राज्यसभा सदस्य हैं। इसी तरह तमाम अन्य पार्टियां हैं। अगर मैं बड़े बड़े पहले आपको नाम गिरा दूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके पास में 31 राज्यसभा सांसद हैं। टीएमसी के पास में 13 है, डीएमके के पास में 10 है, आम आदमी पार्टी के पास में 10 है, बीजू जनता दल के पास में 9, इसी तरह वाईएसआर के पास में 9, तेलंगाना राष्ट्र समिति 7, राष्ट्रीय जनता दल 6, इस तरह नीचे की संख्या में घटते हुए आंकड़े चले जा रहे हैं। अब बीजेपी को अगर ये बिल पास कराना है तो उसके लिए वह बेहद जरूरी है कि राज्यसभा में 91 से जो आंकड़ा है वो 123 तक पहुंचे। इसके लिए 2 विकल्प हैं, या तो विरोधी पार्टियों के नेता उस सदन के हिस्सा ना बने, और या तो फिर बने तो उसका जो वोट है या पक्ष है वो बीजेपी के पाले में जाए। सारा फोकस तो देखिए महाराष्ट्र में है, मीडिया की नजरें महाराष्ट्र में है, लेकिन बिहार में भी राजनीतिक हलचल है। वहां पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार। यह मुलाकात साधारण नहीं हो सकती, औपचारिक नहीं हो सकती। हालांकि खुल के कोई बात सामने नहीं आ रही, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है बिहार में भी कोई सियासी उठापटक आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाए। यह रहा दूसरा कारण।
अब एक कारण और जो यहां सामने निकल के आता है, आखिरकार अजीत पवार क्यों जाके शरद पवार माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे वाले गुट पे शामिल होते हैं, इसके पीछे एक और कारण समझ में आता है। दरअसल याद कीजिए, एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत की थी, उनके साथ 16 विधायक टूट के अलग हो गए थे और जाके उन्होंने बीजेपी से मिल गए थे। बीजेपी ने मिलके सरकार बनाई दोनों ने, शिवसेना टूट गई। चुनाव आयोग ने सिंबल जो है वो शिंदे गुट को, एकनाथ शिंदे गुट को अलॉट कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी हुई थी इस मामले में, और अगर उसमें से 16 विधायकों में से अयोग्य ठहरा दिए, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया और उन 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया, तो महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार गिर जाएगी। इसलिए यहां पर बीजेपी पहले से यह प्लान कर रही है, क्योंकि शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 170 हमारा जब आंकड़ा ऊपर है तो आखिरकार जरूरत क्या है अजीत पवार के गुट को शामिल करने के लिए। एकनाथ शिंदे के काफी विधायक नाराज भी हैं। उनके कहने का मतलब है कि एक रोटी है, अब इसमें हमको आधा खाना पड़ेगा, यानी कि मंत्रिमंडल के कई अहम पद हैं वह अजीत पवार के लोग भी मांग रहे हैं, अजीत पवार ने भी मांग की है। अब यहां पे संकट यह है कि एकनाथ शिंदे वाले गुट के लोगों को पहले से यह डर है कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो बिगड़ जाए। अब यहां पर जो सबसे बड़ा पेचीदा सवाल बना कि इसकी जरूरत ऐन मौके पर क्यों पड़ी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि लगातार शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है, जल्द सुनवाई की मांग की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पहले फटकार लगाई थी अगर हम उसी को एक आधार माने तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला ले लेगी और 16 विधायक शिंदे समेत इनको अगर अयोग्य ठहरा दिया गया तो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने पहले से ही इंतजाम करके, और ये जो अजीत पवार के गुट के जिसमें कहा जा रहा था, पहले तो दावा ये था कि 40 विधायक हैं, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो कहीं कहीं 25 चल रही हैं, कहीं कहीं 30 चल रही हैं, कहीं कहीं 35 चल रही हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर 20 भी हो जाएगा तो भी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को किसी तरह की कोई खतरा यहां पर नहीं होगा। यह प्री प्लान है बीजेपी का, हो सकता है जिस तरह हम आपसे बता रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विधायकों के अगेंस्ट आ गया तो सरकार तब भी बची रहेगी, क्योंकि एनसीपी के ये जितने विधायक हैं उनका समर्थन उनको रहेगा। तो ये पूरी कहानी मैंने आज आपको समझाई है कि आखिरकार 170 विधायक होने के बाद भी क्यों अजीत पवार का गुट शिंदे गुट में बीजेपी के साथ शामिल हुआ, जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब संख्या का कोई संकट नहीं था, जब सरकार पे कोई संकट नहीं था, तो अच्छी स्थिति चल रही थी, तो ऐसे में एक और साथी को जोड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो साथी आपने जोड़ा है वो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षी है। हमने एक दिन पहले चर्चा की थी और फिर वही कहानी आपको सुनाई थी कि वही चाचा भतीजे की कहानी शरद पवार और अजीत पवार की, जो कभी एक दूसरे के लिए सीटें छोड़ देते थे, अपनी सांसदी छोड़ देते थे, लेकिन आज वो नौबत आ गई कि शरद पवार मुंबई में ही एक अलग इलाके में बैठक कर रहे हैं, उनकी बैठक में कुछ विधायक पहुंच रहे हैं, अजीत पवार अलग बैठक कर रहे हैं। खबर के मुताबिक जो अभी ताजा जानकारी आई है कि 25 से 30 विधायक वहां पर पहुंचे हैं, वहीं शरद पवार के गुट में भी 10 से 12 विधायक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर यहां पर आपको सामने देखने को मिल सकता है। लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत सलीके से फ्रंट फुट पे आके खेला है और अपने आप को आने वाले किसी भी आशंकाओं से यहां पर बचा लिया है।